गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्लेटर्स रूल के बारे में बात की। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, वहां पे उसका लिंक दिया है, आप वहां से वो लेक्चर देखिए। ठीक है। और आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है एटॉमिक रेडियस। कि एटॉमिक रेडियस होती क्या है? ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। कि एक न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस होता है। अब एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है इन डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो जैसे कि हम स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है? कोवलेंट रेडियस। और कोवलेंट रेडियस हमारे पास जनरली कहां पे प्रेजेंट होगी? कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में। अब कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? जहां पे आपके पास दो एटम्स जिससे मिलके वो बना हुआ है मॉलिक्यूल, ठीक है, उनके बीच में क्या होगी? इक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि जो आपके पास शेयरिंग है वो इक्वल होती है या अनइक्वल होती है। इक्वल किस केस में होगी? होमो एटॉमिक के केस में। होमो एटॉमिक का मतलब क्या है? होमो मींस सेम, एटॉमिक का मतलब टाइप्स ऑफ एटम। ठीक है, तो आपके पास जो सेम टाइप के एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल बना हुआ होगा उसको हम क्या बोलते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आपके पास क्या होगा? हेटेरो मींस डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बना हुआ मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसमें आपके पास कोवलेंट रेडियस की वैल्यू दोनों में अलग अलग आती है। ठीक है, तो पहले हम स्टडी कर रहे हैं होमो एटॉमिक का केस। ठीक है, होमो एटॉमिक में मैं आपको एक एग्जांपल सबसे पहले बता देता हूं, H2। ठीक है, डाई हाइड्रोजन। अब इसमें आपके पास क्या है? दोनों के दोनों जो आपके पास एटम्स है उनका क्या है? सेम साइज है, सेम स्ट्रेंथ है, सेम न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है कि हमारे पास अगर इसमें आपके पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आपको कैलकुलेट करने को आए रेडियस, ठीक है, कोवलेंट रेडियस, तो ये किसके इक्वल होगी? आपने क्या करना है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये क्या है आपके पास? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको हमने डिनोट कर रखा है डी से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। जब इसको आप हाफ कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? बीच में इनके इसकी एटॉमिक रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो ये कभी भी आपको कैलकुलेट करने को आए तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, यहां से आपके पास, या इसको आप ये भी लिख सकते हो, अगर इसने आर ए आर बी आपको दे रखा है तो आप इसको लिख सकते हो आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हो? इसका एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आपको क्या करना होगा? ठीक है, वो चीज थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसके ऊपर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हम इसके एग्जांपल के बाद डिस्कस करेंगे कि आपको कैसा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए, ये आपके पास जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है यहां से यहां तक दोनों न्यूक्लियस के बीच में, इसको मैंने लिख लिया डी। ये क्या है मेरे पास? डिस्टेंस है, और कैसा है? ये डी है। ठीक है, और D इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? आर ए प्लस आर बी। ठीक है, आर ए एंड आर बी क्या है? रेडियस ऑफ ए एटम एंड रेडियस ऑफ बी एटम। ठीक है, तो जब भी आपको इसमें कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट करने को आए तो आपने क्या कर लेना है? आर सी से हम क्या कर रहे हैं? कोवलेंट रेडियस को यहां पे डिनोट कर रहे हैं, तो आर सी इज इक्वल टू आपने क्या कर लेना है? रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। ठीक है, इससे आपको क्या माइनस करना है? माइनस 0.09 इंटू, ठीक है, डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन यहां पे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हो? इसकी एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, डेल्टा ई एन में आपको क्या लेना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स की। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको केस ले लिया HF का। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। ठीक है, और हाइड्रोजन की होती है 2.1। ठीक है, तो आप इसको डेल्टा ई एन अगर आपने कैलकुलेट करना है इसका, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 4 माइनस 2.1, यहां से आपके पास डेल्टा ई एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और रेडियस रेडियस की जो वैल्यूज होगी वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, होमो एटॉमिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या करना है? जो भी आपके पास इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दे रखा है उसको आपने क्या कर लेना है? हाफ कर लेना है। ठीक है, लेकिन इस केस में आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है।
जो कि आपको नीट में पूछा जाएगा, ठीक है, या मे बी ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कंसेप्ट आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि पहले स्टेटमेंट को पढ़िए, ठीक है, उसको पहले समझिए कि वो कह क्या रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट हमारे पास है इफ F2 मॉलिक्यूल, अगर आपके पास कोई भी एक F2 का मॉलिक्यूल है, उसमें जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 1.74 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और आपके पास क्या है डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाइज, ठीक है, वो कितना दे रखा है आपके पास 1.44 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। देन कैलकुलेट द HF बॉन्ड लेंथ, ठीक है, तो आपको किसकी बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करनी है, HF की, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान से देखिए कि आपको दे क्या रखा है और कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक ड्रॉ करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने F2 मॉलिक्यूल हमने क्या कर दिया, यहां पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है F2 का वो कितना दे रखा है 1.74, ठीक है। फिर हमने किसको ड्रॉ कर लिया, हाइड्रोजन को। अब ये जो हमारे पास दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास 1.44 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि हमको क्या चाहिए, हमने बनाना है HF, ठीक है, H का साइज बड़ा, F का साइज छोटा, हमने ये बनाना है, ठीक है। तो आपको इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। ये F है, ये H है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक एटम का रेडियस किसका चाहिए होगा, फ्लोरीन का, और दूसरा किस एटम का रेडियस चाहिए होगा, एक हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। तो आपको पता है कि होम एटॉमिक को अगर हाफ कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक रेडियस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 1.74 को क्या कर दिया, यहां पे डिवाइड बाय 2 कर लेना है, ठीक है जी। और साथ में आप क्या करोगे 1.44 एंगस्ट्रॉम को भी क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। तो यहां से निकाल लीजिए, F2 की आपके पास आ जाएगी, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी 0.87, और ये जो आपके पास दूसरी है ये आपके पास आ जाएगी 0.72 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। ये हमारे पास दोनों चीजें आ गई। अब आपके पास एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस आ गया, दूसरा अब आपके पास यहां पे फ्लोरीन एटम का रेडियस आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिंपली इसको अप्लाई कर लीजिए, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था HF में। आपको क्या करना है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN, ठीक है। डेल्टा EN क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 4, तो डेल्टा EN की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, 4 माइनस, और इसकी कितनी होती है 2.1, ठीक है। तो आपके पास कितनी आ गई 1.9, ठीक है जी। तो अब एक इक्वेशन हम बना लेते हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 0.87 प्लस 0.72 माइनस 0.09 इंटू 1.9, ठीक है जी। अब इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.41 आंसर। स्टूडेंट्स, इसमें बस आपको ध्यान एक ही चीज का रखना है कि स्टार्टिंग में आपको कैसे मॉलिक्यूल्स दे रखे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपने उनको क्या कर लेना है, सबसे पहले उनका ब्रेक डाउन कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, दोनों एटम की रेडियस आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपने F2 के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद H2 के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया, तो दोनों की आपके पास रेडियस आ गई। अब तो इजी हो गया कैलकुलेट करना, ठीक है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना था, उनका बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करना था। तो बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला उसका अप्लाई कर दिया। तो आपकी जो बॉन्ड लेंथ आई है वो कितनी आई है 1.41 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। आपको क्वेश्चंस में कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है, जरूरी नहीं कि आपको दोनों मतलब ऐसे ही दे दिया जाए। एक F2 का मॉलिक्यूल दे दिया है, पहले इसको ब्रेक करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए, डायरेक्टली भी आ सकता है कि फ्लोरीन का रेडियस आपको ऑलरेडी दे रखा होगा, हाइड्रोजन का रेडियस दे रखा होगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही वेराइटी इसमें क्वेश्चन की बनती है।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास रेडियस है वो है मेटालिक रेडियस। उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। इसकी हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? डायरेक्टली मेटालिक रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है वंडर वॉल्स रेडियस। ठीक है, वंडर वॉल्स रेडियस में एक चीज ध्यान में रखना कि इसमें जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे उनके बीच में कोई भी उसमें वीक इंटरेक्शंस होती है, वो दूसरे को टच नहीं करेंगे, उनके बीच में गैप प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है जी, तो अगर इसमें आपने कैलकुलेट करना है, इसमें दो आपके पास केस बनते हैं, एक मॉलिक्यूल का बनता है, एक एटम का बनता है। ठीक है, अगर आपके पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे F2 और F2 का ले लेते हैं, तो अगर कभी भी आपको कैलकुलेट करने को आए तो आप डायरेक्टली उसमें वंडर वॉल रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, 2 इंटू कोवेलेंट रेडियस। तो यहां से आपके पास क्या है? वंडर वॉल्स रेडियस आ जाएगी मॉलिक्यूल्स की। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस, इसमें जो बी केस बनता है वो बनता है इनर्ट गैसेस का। तो इनर्ट गैसेस के लिए आपने क्या करना है? आप डायरेक्टली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपने क्या करना है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लेना है और उसको डिवाइड बाय 2 कर लेना है। तो यहां से आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा? वंडर वॉल्स रेडियस फॉर इनर्ट गैसेस। ठीक है, अब लास्ट टाइप का जो हमारे पास रेडियस होता है वो है आयनिक रेडियस। ठीक है, अब आयंस क्या होता है? ठीक है, नॉर्मली आप कह सकते हो एटम्स विद चार्ज। ठीक है, उनको आयंस बोलते हैं। अगर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है एटम के ऊपर तो वो क्या है? एनायन है। क्लियर? अब जब वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है तो उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, तो उसका एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो उसका क्या होगा? एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा कम होगा। तो अगर कभी भी कैलकुलेट करने को या अरेंज करने को आए तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो सबसे बड़ा जो रेडियस होता है वो होता है एनायनिक रेडियस। ठीक है, ये आपके नॉर्मल एटम के रेडियस से बड़ा होता है। ठीक है, और सबसे छोटा जो रेडियस होगा वो होता है कैटायनिक रेडियस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा अगर हम केस ले लें, मेरे पास यहाँ पे I है, I नेगेटिव है और I पॉजिटिव है। आपने क्या करना है? एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो आप सिंपली इसको अरेंज कर सकते हो कि एनायन का बड़ा, फिर नॉर्मल एटम का और सबसे छोटा कैटायन का। ठीक है जी, अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस की। ऐसे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस की ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला जो फैक्टर है हमारे पास वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये कहां पे अप्लाई करना है आपको, जब आपके पास स्पीशीज के अंदर कैसा रिलेशन हो कि वो सेम पीरियड से बिलोंग करती हो। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो क्या होगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड हो जाएगा किससे? न्यूक्लियस से। तो उसका साइज नॉर्मल से क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, मतलब एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज उसका इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? डिक्रीज। ठीक है, इसी वजह से जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, कहां से कहां तक? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, तो ये क्या करता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपने इसका एटॉमिक रेडियस का आपके पास ऑर्डर क्या आ जाएगा? इस तरह से। ठीक है, यहां पे दो जगह हमारे पास एक्सेप्शंस लगती हैं। एक हमारे पास कहां पे है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का साइज ऑलमोस्ट कैसा होता है? कंपैरेबल होता है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि नाइट्रोजन का साइज जो होता है स्लाइटली ग्रेटर देन होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, उसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि ऑक्सीजन में जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब दूसरा आपके पास कहां पे है? फ्लोरीन एंड नियॉन में। ठीक है, इसका जो रीजन है वो क्या है? वंडर वॉल्स रेडियस।
ठीक है, वैन डेर वाल्स रेडियस, ठीक है, ये किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाता, इसकी वैन डेर वाल्स रेडियस होती है जो कि स्लाइटली ग्रेटर देन होती है किससे, एटॉमिक रेडियस से। इसका ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप कभी भी अगर आप लेफ्ट टू राइट बना रहे हो, सिर्फ एक्सेप्शंस आपकी कहां पे लगती है, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, दूसरी फ्लोरीन एंड नियॉन में, ठीक है। अब वो भी सिर्फ सेकंड पीरियड में। थर्ड पीरियड के बाद आप रेगुलरली लेफ्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में चलते जाओगे तो आपके पास क्या है, साइज क्या करता है, रेगुलरली डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करेगा तो आपका ऑटोमेटिकली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, हमारे पास साइज, ठीक है। तो मैंने बोला कि साइज जो फैक्टर है वो कहां पे डोमिनेट होता है, जब आपके पास जो क्वेश्चन में स्पीशीज दे रखी है वो कैसी है, उनके बीच में क्या रिलेशन है कि वो सेम ग्रुप से बिलोंग कर रही है। तो उस केस में आपने कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है, साइज, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम शेल नंबर क्या करता है, इंक्रीज। अगर शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो शेडिंग इफेक्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज। अगर शेडिंग इफेक्ट आपका इंक्रीज करता है तो साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। मतलब टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में जब कभी भी आप जाओ तो आपका साइज क्या करेगा, एटम का इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे शेडिंग इफेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। शेडिंग इफेक्ट बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम कर लेते हैं, जैसे हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ठीक है। ये कैसे मेंबर्स है, सेम ग्रुप के मेंबर है, ठीक है। टॉप टू बॉटम क्या है, ये आपके पास सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है, फिफ्थ पीरियड का है। तो शेल नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज। अगर आपका शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो आपके पास एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब एक छोटा सा केस एक और ले लेते हैं, ठीक है। वो हमने किसका केस ले लिया, अब नॉन मेटल का केस ले लेते हैं। पहले हमने मेटल्स का केस किया था, बी केस हमने ले लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। अगेन आपके पास ये क्या है, सेकंड पीरियड का है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। टॉप टू बॉटम सेम ग्रुप के हैं, ठीक है। पीरियड नंबर मैंने लिख लिया, पीरियड इंक्रीज कर रहा है नीचे के लिए, तो आपके पास क्या हो गया, शेल नंबर इंक्रीज करेगा, शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। तो यहां पे आपका एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन साइज में हमारे पास एक्सेप्शंस भी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आना है आपको, ठीक है। डायरेक्टली कभी भी कंसेप्ट के ऊपर बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन पड़ता है, लेकिन एक्सेप्शंस के ऊपर पक्का डायरेक्टली क्वेश्चन पड़ता है, ठीक है। आपके पास एक्सेप्शंस कहां पे है, जब आप बात करते हो बोरॉन फैमिली की। बोरॉन फैमिली के मेंबर्स क्या है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी निमोनिक्स बता चुका हूं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, निमोनिक्स अप्लाई करने हैं। बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, ठीक है। बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, ठीक है जी। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। अगेन आपने क्या कर लेना है, इसमें पीरियड नंबर लिख लेना है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आओगे नॉर्मली क्या होना चाहिए था, साइज इंक्रीज करना चाहिए था, ठीक है। तो इनिशियली आपका साइज क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद एल्यूमिनियम और गैलियम, अब यहां पे आपको पता है गैलियम से पहले कौन आ जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फोर्थ पीरियड में आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, स्कैंडियम टू जिंक, ठीक है। और आपको मैं ऑलरेडी अभी बता चुका हूं कि जो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या जो डी सबशेल होता है वो क्या शो करता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो इसलिए उसका जो साइज होगा आगे, ठीक है, बिल्कुल साथ में पहला जो पी ब्लॉक का ग्रुप लग रहा है डी के साथ वो है बोरॉन फैमिली, इसीलिए उसके ऊपर अफेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो यहां पे आपका जो गैलियम का साइज होता है वो क्या हो जाता है, लेस देन एल्यूमिनियम, या फिर कई बार आपको लिखा हुआ मिलता है इक्वल टू एल्यूमिनियम, ठीक है। लेस देन इक्वल टू का ये साइन है, ये आपको ऐसे करके लगाना है। फिर आप नेक्स्ट पे चलिए, फिर जैसे आप गैलियम से इंडियम में जाओगे फिर से आपका साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। इंडियम से थैलियम में आप जाओगे तो यहां पे साइज आपका हो जाता है कंपैरेबल। उसका रीजन क्या है, जब आप यहां पे पीछे जाके देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, थैलियम वाले में सिक्स पीरियड में आपको कौन मिलना शुरू हो जाएगा, लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का शील्डिंग इफेक्ट डी से भी पुअर है, वो शील्ड नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, इसीलिए क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
ज्यादा डोमिनेट करेगा और यहां पे इनका साइज हो जाता है कंपैरेबल। ठीक है, तो अब आपको अगर कभी पूछा जाए ये ऐसा सेम क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन में भी पढ़ सकता है एम्स में, तो वहां पे आपको क्या है रीजन बताना पड़ेगा। तो रीजन यहाँ पे क्या है, पहला जो रीजन है वो है ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब कई बार आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, अगर कभी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपके पास क्या है, ये 3D का है, ये 4D का है और ये 5D का है। ठीक है, इसमें साइज क्या होता है, पहले करता है इंक्रीज और बाद में करता है डिक्रीज। ठीक है, ये इसका ऑर्डर रहता है, ये आपकी एक्सेप्शन है। ये दोनों एक्सेप्शंस आपको क्या करनी है, लर्न करनी है और हमेशा इसको याद भी रखना है। ठीक है, इस पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्वेश्चन आने की। ठीक है, और ये क्या लगती है हमारे पास, साइज में एक्सेप्शन लगती है। ठीक है, अब जो थर्ड हमारे पास जो केस बनता है, स्पेशल केस, वो किसका बनता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का या फिर स्पीशीज विद चार्ज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम और स्पीशीज विद चार्ज का मतलब है कि वो कैसे है, उसके साथ उसके आयंस और कैटायंस। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हमने लिया है O नेगेटिव O पॉजिटिव, एक उसका कैटायन दूसरा उसका एनायन। ठीक है, पॉजिटिव वाला कैटायन नेगेटिव वाला एनायन। ठीक है, तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में सबसे पहले देखिए, अब कभी भी अगर कैलकुलेट करने को आया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में तो आप क्या करोगे, एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये क्या होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो फिर आपने आयंस की फॉर्म में लिख लेना है। मैंने आपको पहले आपको बताया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आयंस में कैसा होता है। ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, और यहां पे लिखोगे आप चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, मतलब जैसे जैसे एनायंस का चार्ज इंक्रीज करता चला जाएगा वैसे वैसे आपका एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो आपको पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने वाला है, फिर तो आपका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास अगेन वही है, O-2, फ्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, इस केस को ध्यान से देखिए। अब आपको एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पूछा है। ठीक है, अब चार्ज ऑन एनायन अगर बढ़ेगा तो आपके पास क्या है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज करता जाएगा उतना ज्यादा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता जाएगा। तो सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस O2 नेगेटिव का, फिर F नेगेटिव का। ठीक है, अब कैटायन में जैसे चार्ज बढ़ेगा तो वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ठीक है, तो फिर उसके बाद नाइट्रोजन का, सोडियम का और सबसे लास्ट में मैग्नीशियम का। तो ये हमने ऑर्डर बना दिया किसका, एटॉमिक रेडियस ऑर्डर फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, वैसे ही चार स्पीशीज के लिए भी सेम ही बनता है कि एनायन का साइज बड़ा, फिर नॉर्मल एटम का या पेरेंट एटम का और सबसे छोटा कैटायंस का। ठीक है जी, ये तीन हमारे पास क्या बनते हैं, इसमें स्पेशल केस बनते हैं S एंड P में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन लिखने वाला हूं। ठीक है, आपने वो जो क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपका कंसेप्ट यहां तक क्लियर हो गया है तो आप उन क्वेश्चंस को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं हो पाया है तो वो क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दोनों क्वेश्चन, आप एक बार इनको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और ट्राई कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोजन हैज मैक्सिमम रेडियस। सबसे ज्यादा आपसे क्या पूछ रखा है इसमें कि सबसे ज्यादा रेडियस कहां पे है हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कंपाउंड को ब्रेक कर लेना है। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन आप करोगे तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आए। ठीक है, फिर उसके बाद किसको ब्रेक कर लीजिए, HCl को, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। फिर H2 आपको क्या है पता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज 0 आएगा। फिर सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड को आपने ब्रेक किया, Na पॉजिटिव H नेगेटिव। ठीक है, जैसे ही आपने इसको ब्रेक डाउन किया तो अब आपको सीधे देख के ये आइडिया लग गया होगा कि किसका साइज मैक्सिमम होने वाला है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में पहले आपके पास यहाँ पे क्या है, कैटायन है, यहाँ पे भी कैटायन है और यहाँ पे सिर्फ H के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब
हाइड्रोजन एनाइन है, तो हाइड्रोजन एनाइन का साइज क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपके पास क्या आ जाए, स्पीशीज विद चार्ज आ जाए, तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ा साइज किसका होता है? एनाइन का, उसके बाद पेरेंट एटम और सबसे छोटा कैटायन। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैटायन्स टू एनाइन साइज रेशियो इज मिनिमम? ठीक है, कि कैटायन टू एनाइन साइज रेशियो किसमें मिनिमम होगी? ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर कैटायन टू एनाइन रेशियो आपको क्या करनी है? मिनिमम करनी है, तो इट मींस आपके पास एनाइन का साइज कैसा होना चाहिए? बड़ा, और कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए? छोटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, अगर मिनिमम के लिए आपको क्या चाहिए? ठीक है, आपके पास क्या चाहिए? स्मॉल कैटायन साइज। ठीक है, और आपके पास लार्ज क्या चाहिए? एनाइन साइज। ठीक है, तो अब यहां पे आपको दो डिफरेंट कैटायंस दे रखे हैं और दो ही आपको एनाइन दे रखे हैं। ठीक है, पहले कैटायंस को लिख लीजिए। कैटायन कौन कौन से? सीजियम एंड लिथियम, तो ये सेम फैमिली के मेंबर है। ठीक है, लिथियम आपका सेकंड पीरियड में आता है, सीजियम जो होता है आपके पास सिक्स्थ पीरियड में आता है। ठीक है, सीजियम, ठीक है, सिक्स्थ पीरियड में। अब वैसे ही आपने कौन लिख लेना है? आपने लिख लेना है फ्लोरीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन आपके पास कहां पे आता है? सेकंड पीरियड में, और जो आयोडीन है वो कहां पे आता है आपके पास? फिफ्थ पीरियड में। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या करता है? इंक्रीज करता है। इट मींस आयोडीन का साइज बड़ा है किससे? फ्लोरीन से। ठीक है, तो अगर आयोडीन का साइज फ्लोरीन के साइज से बड़ा है तो ये पहले से ही अंडरस्टूड है कि आपके पास आयोडीन आयन का, एनायन का साइज भी बड़ा होगा फ्लोरीन एनायन से। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, सिक्स पीरियड का सीजियम है और सेकंड पीरियड का लिथियम है, तो सीजियम का साइज क्या है? लिथियम से बड़ा। ठीक है, तो अब आप इजिली यहां से देख के बता सकते हो कि अगर आपको मिनिमम रेशियो चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैटायन कौन सा लेना पड़ेगा? लिथियम, और एनायन कौन सा लेना पड़ेगा? आयोडीन। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा आपका? फोर्थ। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हो सकता है चेंज करके पूछे, ठीक है, मिनिमम की जगह मैक्सिमम पूछे, तो मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैटायन साइज क्या करना पड़ेगा? जो बड़ा होगा वो लेना पड़ेगा, और एनायन साइज आपको क्या लेना पड़ेगा? छोटे वाला। ठीक है, तो आपका जो उस केस में आंसर आएगा वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा सीजियम फ्लोराइड। ठीक है, अगर कंपैरेबल साइज की भी वो बात कर सकता है। ठीक है, कंपैरेबल साइज कब होगा? या तो दोनों को आपके पास कैटायन और एनायन कैसे आ जाए? छोटे, स्मॉलर इन साइज, या फिर बिगर इन साइज, तो भी क्या हो सकता है आपके पास? वो क्या आ जाएगा? इक्वल आ सकता है। वैसे तो इक्वल आएगा नहीं कभी भी कैटायन और एनायन का। ठीक है, पॉसिबिलिटीज में दो ही केसेस की बनती है, मिनिमम एंड मैक्सिमम की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की, कि कहां पे आपके पास एटॉमिक रेडियस इररेगुलरली इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन में सबसे पहले आपके पास आ जाती है 3D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज आपकी कहां से शुरू होती है? स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है जी, तो अब आपने स्टार्टिंग में क्या देखना है कि रेगुलरली पहले क्या करता है? एटॉमिक रेडियस क्या करता है? डिक्रीज करता है। कहां तक? क्रोमियम तक। ठीक है, यहां पे रीजन लिख लेना, जेड इफेक्टिव जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसीलिए साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। फिर क्रोमियम और मैग्नीज में यहां पे आपके पास क्या करता है? मैग्नीज का साइज क्या होता है? बड़ा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीज क्या करता है? मेटेलिक बॉन्ड बनाता है, और जब वो मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं? 4s इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है? वहां पे पुअर ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, पुअर ओवरलैपिंग। अगर पुअर ओवरलैपिंग होगी आपके पास, जो आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा वो भी पुअर बनेगा। इसीलिए उसका क्या होता है? मेटेलिक रेडियस कैसा होता है? स्लाइटली ग्रेटर देन होता है किससे? क्रोमियम एंड आयरन से। अब आगे चलिए, अब आयरन के बाद यहां पे क्या हो जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हो जाता है? कांस्टेंट। यहां पे आपका जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? कांस्टेंट।
इसलिए इनका जो साइज होता है वो कैसा होता है, कंपैरेबल। अब लास्ट में आपके पास क्या होगा, यहां पे कॉपर टू जिंक आप जाओगे तो वहां पे साइज फिर से इंक्रीज करने लग जाता है, ठीक है। और यहां पे भी अगेन क्या होता है, अब आपके पास यहाँ पे शेडिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज। क्या हो जाता है, शेडिंग इफेक्ट आपका सिग्मा या एस क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। इसी वजह से आपका क्या है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये हमारे पास पहली एक्सेप्शन है, ठीक है। हर चीज का आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज, ठीक है जी। और मैग्नीज का क्यों करता है, क्योंकि 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, और वहां पे पुअर ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। और एक पुअरली बॉन्डेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इसलिए उसका साइज क्या होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन होता है, किससे, क्रोमियम से, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो थी फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन हमारे पास कहां पे आ जाती है, Li पॉजिटिव आयन एंड Mg2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब जब मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देता है, ठीक है, उसके बाद उसका जो साइज हो जाता है वो किसके कंपैरेबल हो जाता है, Li पॉजिटिव के, ठीक है। इसलिए वो आपस में क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए इन दोनों में क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप है। आपने वर्ड सुना होगा डायगोनल रिलेशनशिप, सेकंड पीरियड के एलिमेंट का थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ डायगोनली रिलेशनशिप, सिमिलैरिटी जो होती है उनकी प्रॉपर्टीज में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। उसका रीजन भी यही है, ठीक है, कि जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने रिमूव कर देगा मैग्नीशियम, तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर देता है, एकदम से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब साइज डिक्रीज होता है तो वो किसके कंपैरेबल हो जाता है, लिथियम के, ठीक है जी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि इस लेक्चर में कोई डाउट है तो आप हमारा डाउट सेशन अटेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दे रखा है, ठीक है, प्लीज उसको फिल कीजिए, ठीक है। और हमारी लाइव क्लासेस का जो शेड्यूल है वो आपको मेल के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।